प्रोग्राम को अब हम मॉड्यूल के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से इंपोर्ट इंपोर्ट के आगे मॉड्यूल का नेम लिखेंगे और फिर उस मॉड्यूल के जिस फंक्शन को कॉल करना होगा मॉड्यूल का नेम डॉट फंक्शन का नेम इस तरह से कॉल करेंगे। जो मॉड्यूल वाला प्रोग्राम है वो उसी फोल्डर में रखा होना चाहिए जहां पर वो इंपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि मेरे मॉड्यूल का नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो मुझे जितनी बार भी इस मॉड्यूल के फंक्शन को कॉल करना होगा मैं हर बार मॉड्यूल का नाम डॉट लगाऊंगा। तो यहाँ पर एक अल्टरनेट अप्रोच हमें दी गई। आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते समय आप उसको एक एलियास दे सकते हैं। एलियास का मतलब है कि आप उसका कोई भी एक अपने आप नाम रख सकते हैं। एंड मान लीजिए आपने कर दिया पी, तो अब ये वाला मॉड्यूल इस वाले प्रोग्राम के लिए पी नाम से जाना जाएगा, लेकिन ये इसका नाम परमानेंट नहीं बदल गया, सिर्फ इस वाले प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में ये पी नाम से जाना जाएगा। अब आप जहां भी मॉड्यूल का एक्चुअल नाम यूज कर रहे थे वहां पर आप उसका एलियास यूज कर सकते हैं, डेट इज पी। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, पी इज एलियास ऑफ P15। जैसे क्रिकेट में अगर हम देखें तो वीरेंद्र सहवाग को वीरू कह देते हैं, बट ऑफिशियली नाम वीरेंद्र सहवाग ही है। उसी तरह से इस प्रोग्राम का नाम P152 ही है, बट इस वाले प्रोग्राम के लिए आपको पी नाम से जाना जाएगा। इससे क्या होगा, इससे हमारा प्रोग्रामर को थोड़ी सिंप्लिसिटी हमारी आ जाती है। अब हमारे पास एक और तरीका है कि हम मॉड्यूल को इंपोर्ट ना करके मॉड्यूल के किसी पर्टिकुलर फंक्शन को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं और फिर उस मॉड्यूल के जिस फंक्शन को कॉल करना होगा मॉड्यूल के नेम पे डॉट लगाकर फंक्शन को कॉल किया जा सकता है। एक और अप्रोच है हमारे पास, हम मॉड्यूल के अंदर से फ्रॉम मॉड्यूल नेम, मॉड्यूल का नेम है P152, इंपोर्ट कर सकते हैं उसके स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। तो उसके अंदर दो फंक्शन है, एक ऐड नाम से और एक मल्टीप्लाई नाम से। तो मान लीजिए मैंने ऐड फंक्शन को इंपोर्ट कर दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस मॉड्यूल का जो ऐड फंक्शन है अब आप इसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, उसके पहले मॉड्यूल का नेम डॉट लगाने की नीड आपको नहीं है। तो अगर आप इस ऐड फंक्शन को कॉल करना चाहेंगे तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, जो भी आप अपने आर्गुमेंट देंगे उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो आपने अभी इंपोर्ट ही नहीं करा, एरर आ जाएगी। मॉड्यूल के नेम से भी नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि आपने तो मॉड्यूल इंपोर्ट ही नहीं कराया है, आपने इंपोर्ट कराया है क्या, सिर्फ मल्टीप्लाई फंक्शन के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर किसी भी मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट मॉड्यूल का नेम, लेकिन अगर मैं किसी भी मॉड्यूल के किसी पर्टिकुलर फंक्शन को इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो कैसे इंपोर्ट करूंगा, फ्रॉम मॉड्यूल का नेम इंपोर्ट फंक्शन का नेम। तो अगर मैं इसका एक जनरल सिंटैक्स लिख दूं तो ये हो गया फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट उसका फंक्शन का। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा पर्टिकुलर फंक्शन ही इंपोर्ट होगा और इस फंक्शन को आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको अगर इसी मॉड्यूल का दूसरा फंक्शन भी इंपोर्ट करना है तो आप कॉमा लगाकर दूसरा फंक्शन भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अब ये फंक्शन भी डायरेक्टली कॉलेबल हो जाएगा।
ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, किसी मॉड्यूल से उसके सारे फंक्शन को एक साथ इंपोर्ट कर सकते हैं एस्ट्रिक लगाकर। तो एस्ट्रिक का मतलब क्या हो गया, ऑल फंक्शन। तो ये एस्ट्रिक इस वाले मॉड्यूल के जितने भी फंक्शंस हैं उनको क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास कई सिनेरियो हो गए। ये मेरा एक प्रोग्राम है, ये एक दूसरा प्रोग्राम है, ये P1 है, ये P2 है। P2 के अंदर आप P1 को यूज करना चाहते हैं तो पहले P1 को इंपोर्ट करेंगे, और जब P1 इंपोर्ट होता है तो P1 को ही हम क्या बोलेंगे, मॉड्यूल बोलेंगे। ठीक है, इंपोर्ट करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं इंपोर्ट P1। उसके बाद इस मॉड्यूल के जितने फंक्शन है, मान लीजिए यहाँ पर ऐड फंक्शन है, मल्टीप्लाई फंक्शन है, अब मैं मॉड्यूल का नेम डॉट फंक्शन ऐसे कॉल करूंगा। ठीक है, दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पर जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो मॉड्यूल को इंपोर्ट करते समय आप उसको एक एलियास दे सकते हैं, एज कीवर्ड लगाते हैं। कोई भी नाम आप अपने यहाँ दे सकते हैं जो आपका मन करे। अब P1 की जगह ये वाला मॉड्यूल इस नाम से इस प्रोग्राम में यूज होगा, p.add ऐसे करके। ठीक है, आप अपना जो भी कॉल करना चाहते हैं फंक्शन कॉल करें। तीसरा तरीका क्या है, आप P2 प्रोग्राम में मॉड्यूल को इंपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, मॉड्यूल के पर्टिकुलर फंक्शन को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आप फ्रॉम लिखते हैं, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट पर्टिकुलर फंक्शन का नेम। ऐसा करने का फायदा ये होता है कि अब ये फंक्शन डायरेक्टली कॉल हो जाएगा, आपको फंक्शन के पहले डॉट और मॉड्यूल का नाम या उसका एलियास लगाने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली अभी फंक्शन यहाँ से कॉल हो जाएगा, उसके पहले कोई डॉट नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आप इन दोनों फंक्शंस को एक साथ इंपोर्ट करना चाहते हैं तो फ्रॉम के साथ लास्ट में क्या लगा देंगे, एस्ट्रिक। इससे क्या होगा, इस वाले मॉड्यूल के सारे फंक्शन एक साथ इंपोर्ट हो जाएंगे। फायदा, सारे फंक्शन डायरेक्टली कॉल हो जाएंगे, ऐड मल्टीप्लाई, उनके पहले डॉट लगाकर मॉड्यूल का नाम लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये अलग अलग सिनेरियो हो गए मॉड्यूल को इंपोर्ट करना। अब कई बार क्या होता है, हमारे पास कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं और कई सारे मॉड्यूल्स को हम मैनेज करना चाहते हैं। मैनेज करने का इन द सेंस, मान लीजिए आपके लैपटॉप में बहुत सारे सॉन्ग्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब आपसे कोई मांग ले कि क्या आपके पास ये वाला सॉन्ग है या नहीं, तो अगर आपने उन सॉन्ग्स को प्रॉपर मैनेज करके रखा हुआ है तो आप आसानी से दे देंगे। मैनेज करके रखा हुआ का मतलब है कि आपने कोई ड्राइव बनाई होगी, उस ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना रहा होगा, आपने मान लीजिए सॉन्ग्स नाम से फोल्डर बना लिया, सॉन्ग्स फोल्डर के अंदर सारे सॉन्ग्स रख दिए तो आसानी से आपको मिल जाएगा। आपने ऐसा नहीं करा है, कुछ सॉन्ग डी ड्र में पड़े हैं, कुछ ई में पड़े हैं, कोई कहीं पड़ा है, तो आपको ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी क्योंकि आपने उन सॉन्ग्स को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया। आप और ज़्यादा बेटर मैनेज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आपने जो भी सॉन्ग फोल्डर बनाया उसके अंदर फिर आपने और दो फोल्डर बना दिए, ओल्ड सॉन्ग्स, न्यू सॉन्ग। अब और ज़्यादा आसानी से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। फिर आप ओल्ड के अंदर जाकर आपने और फोल्डर बना लिए, 80s 90s 70s, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, अपने सॉन्ग्स को मैनेज कर रहे हैं। और अगर ये फोल्डर ना बनाए तो तब भी काम हो जाएगा। तो आपको खुद ही अगर कोई सॉन्ग प्ले करना होगा तो काफी टाइम लग जाएगा, उसे ढूंढने में कहाँ रखा है मेरे लैपटॉप में, और किसी को अगर देना होगा तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो उसी तरह से क्या होता है, जब हम बहुत सारे मॉड्यूल बना रहे हैं, अभी तो एक मॉड्यूल बनाया है ना, अगर हम बहुत सारे मॉड्यूल को बनाना चाहते हैं तो हमें उन्हें मैनेज करना भी आना चाहिए। दैट मीन्स उनको हम प्रॉपरली कहाँ रखें, किस तरह से रखें कि आसानी से उनको ढूंढा जा सके। और अगर कोई मुझसे मांग ले कि सर क्या इस काम को करने का मॉड्यूल है आपके पास, तो मैं उसे आसानी से ढूंढ कर दे पाऊँ कि हाँ जी ये ले जाए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या करा गया, बहुत सारे मॉड्यूल को आप एक जगह रखते हैं जिसको हम बोलते हैं पैकेज। तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वो है हमारा पैकेज।
पैकेज क्या है? पैकेज इज नथिंग, पैकेज इज ए ग्रुप ऑफ मॉड्यूल। सिमिलर टाइप मॉड्यूल लगा दो। ए पैकेज इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप मॉड्यूल। एक जैसे मॉड्यूल का हमारा जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है? हमारा पैकेज कहलाता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए ये एक प्रोग्राम है जो ऐड मल्टीप्लाई करता है। ये एक प्रोग्राम है जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम करता है। ये एक प्रोग्राम है जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन निकालता है। ये एक प्रोग्राम है जो वेलोसिटी निकालता है। ये एक प्रोग्राम है जो स्पीड पे काम करता है। तो अब अगर मैं इन 5 प्रोग्रामों को नाम दे देता हूँ, इसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसमें मान लीजिए अलजेब्रा से रिलेटेड मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कुछ कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है उसका एक मॉडल बनाया हूँ, स्पीड को कैसे कंप्यूट करते हैं फिजिक्स के अंदर ये हमने ऐसे लिखा। अब ये मेरे पास 5 मॉड्यूल है, मुझसे कहा गया इनको मैनेज करो, तो मैं क्या करूंगा? इन तीनों को उठाकर एक पैकेज में रख दूंगा, क्योंकि तीनों के तीनों सिमिलर है। सिमिलर कैसे है? तीनों गणित को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं एक पैकेज बनाऊंगा, पैकेज का नाम रख दूंगा मान लीजिए मैथ। ठीक है, ये दोनों एक जैसे टीचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेलोसिटी स्पीड दोनों फिजिक्स का पार्ट है। तो मैं इनको क्या करूंगा? एक पैकेज बना दूंगा और रख दूंगा यहाँ पर एक पैकेज का नाम मान लीजिए फिजिक्स। इस तरह से अगर मैं कई सारे मॉड्यूल बनाता हूँ तो पहले मैं देखूंगा कि वो मॉड्यूल क्यों बनाए गए हैं, फिर मैं देखूंगा कि क्या उसी कॉन्टेक्स्ट के और भी मॉड्यूल्स हैं जो होते हैं हमारे, उन सबको मैं एक जगह रख दूंगा और उस एक जगह को हम क्या बोलते हैं? पैकेज कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? अपने मॉड्यूल्स को पैकेज मैनेज कर सकते हैं। अब बात आती है कि फिजिकली पैकेज क्या होगा। कोई आपसे बोले कि फिजिकली मॉड्यूल क्या होता है, तो आप बोलेंगे पाइथन प्रोग्राम को ही मॉड्यूल कहते हैं। आज तक आपने जितने पाइथन प्रोग्राम बनाए हैं, हर पाइथन प्रोग्राम एक मॉड्यूल। कब? जब आप उसे एक दूसरे प्रोग्राम में क्या कर लेते हैं? इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मॉड्यूल प्रोग्राम का ही एक स्पेसिफिक नाम है जब उसे कहीं इंपोर्ट किया जा रहा है, अदरवाइज प्रोग्राम ही। इसी तरह से कोई आपसे बोले पैकेज का लॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप बता देंगे ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप मॉड्यूल्स को पैकेज कहते हैं। फिजिकली कोई बोले क्या हम पैकेज को देख सकते हैं? आंसर है यस। एक फोल्डर को ही क्या बोला जाता है? पैकेज कहा जाता है। तो आप क्या करेंगे? आप अपने मॉड्यूल को उठाकर कहाँ रख देते हैं? एक फोल्डर में रख देते हैं, और उस फोल्डर को ही हम लोग पैकेज के नाम से जानते हैं, जहां पर आपका प्रोग्राम है। अगर हम वहां चले, 152 वाला प्रोग्राम, मैं एक पैकेज बनाना चाहता हूँ, सिंपली राइट क्लिक करेंगे, न्यू, एक फोल्डर बना दो। क्या नाम रखो इसका? जो आपको मन करे। मान लो इसका नाम रख दिया मैंने माई पैक, तो माई पैक नाम से मैंने पैकेज बना दी। अब क्या करना है? अब आपने अपने वाले प्रोग्राम को कॉपी करके कहाँ रख लीजिए? उस पैकेज के अंदर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ये सीखना है कि अब मॉड्यूल कैसे इंपोर्ट होगा। तो अभी तक क्या था? अभी मॉड्यूल डायरेक्ट था, बिना पैकेज के था। अब मॉड्यूल एक पैकेज के अंदर रख गया है। तो पैकेज बनाना तो बहुत बड़ी बात ही नहीं है, राइट क्लिक करो, न्यू फोल्डर बन गया। सीखना वाला पॉइंट कहाँ पर होगा कि फिर उसको इंपोर्ट कैसे करा जाएगा। ठीक है, तो इंपोर्ट करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? इंपोर्ट, अभी तक हम लिखते थे मॉड्यूल का नाम। अब अगर मॉड्यूल पैकेज के अंदर है तो पहले लिखेंगे पैकेज का नाम। क्या नाम हमारे पैकेज का? माई। उसके बाद डॉट लगाएंगे, डॉट के बाद लिखेंगे उसके मॉड्यूल का नाम। डॉट, क्या नाम है मॉड्यूल का? P15। ओके, अब इसके किसी फंक्शन को अगर मुझे कॉल करना है तो थोड़ी मेहनत लगेगी।
यहाँ मैंने लिखा माई पैक, पैकेज का नाम डॉट, मॉड्यूल का नाम डॉट, उसके अंदर के फंक्शन का नाम। तो ये तो सर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इंपोर्ट करते समय भी पैकेज का नाम डॉट मॉड्यूल का नाम, तब मॉड्यूल इंपोर्ट होगा। और उस मॉड्यूल के किसी फंक्शन को कॉल करना होगा तो भी उसके पहले पैकेज का नाम डॉट मॉड्यूल का नाम फिर फंक्शन का नाम। यानी कि अब आप जहां भी मॉड्यूल का नाम लिखेंगे उसके पहले डॉट लगाकर उसके पैकेज का नाम भी लिखेंगे, ठीक है। अब कोई दूसरा तरीका हमने कहा, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद एक उसका एलियास बना दो, मान लो पी नाम से बना दिया, तो अब आपको इतना सब नहीं लिखना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा टर्म इस प्रोग्राम में पी नाम से अब जाना जाएगा, जो भी आप नाम देना चाहते हो वो देना। मान लीजिए यहाँ पर मैंने 100 हेल्प चला कर देखेंगे ना, बता था लास्ट क्लास में कि किसी भी मॉड्यूल के अंदर कितने फंक्शन है। तो पहले जिसने मॉड्यूल बनाया उसको बताना पड़ता है कि उसके अंदर उसने ये फंक्शन बनाया है, उसका डॉक्यूमेंटेशन लिखा है, इसमें इतने आर्गुमेंट है, ये रिटर्न करता है। फिर कॉल करने वाले को हेल्प लगाकर ये पढ़ना होगा कि भाई ये वाला मॉड्यूल है, इस तरफ दो फंक्शन है, एक ऐड नाम से और एक मल्टीप्लाई नाम से, और ये कहाँ रखा हुआ है, ये यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो अब जिसने भी ये मॉड्यूल बनाया उसको इन फंक्शन के अंदर इनका एक्सप्लेनेशन लिखना चाहिए था। अगर लिखा होता उसने डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग लगाकर तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होकर आ जाता। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसी काम को करने का एक और तरीका, अगर मॉड्यूल को पैकेज से इंपोर्ट करना हो तो फ्रॉम लगा के भी कर सकते। फ्रॉम पैकेज का नेम, पैकेज का नेम क्या है, माई पैक, फिर डॉट ना लगाकर इंपोर्ट लगा दो, इंपोर्ट मॉड्यूल का नेम और एलियास देना है। इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, पैकेज के अंदर रखे मॉड्यूल को इंपोर्ट कर। तो किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना कब, जब वो एक पैकेज के अंदर रखा हो, तो तीन तरीके हमारे पास अवेलेबल हो। पहला तरीका, मॉड्यूल का नेम इंपोर्ट करने से पहले डॉट लगाकर पैकेज का नेम भी लेते हैं। दूसरा तरीका, आप इस कॉम्बिनेशन को जो आपने भी इंपोर्ट किया है एक एलियास दे सकते हैं, जो आपने कह दिया प्लीज। तीसरा तरीका, आप पैकेज से मॉड्यूल को बिना डॉट लगाए भी इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए फ्रॉम से आप अपना सिंटैक्स लिखते हैं, फ्रॉम पैकेज का नेम इंपोर्ट, उसके अंदर का जो भी मॉड्यूल आप इंपोर्ट करना चाहते हैं वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपका, अब मान लीजिए सर, अगर ये वाला मॉड्यूल मैं आपको दे दूं तो आप अपने कंप्यूटर पे इसे उस फोल्डर में जाके पेस्ट कर दीजिए जहाँ पर आप एक प्रोग्राम बनाएंगे और इंपोर्ट करेंगे उस मॉड्यूल के लिए, हमने कहा। तो मैंने जो भी एफर्ट लगाए हैं वो आपको मिल जाएंगे, हमने कहा। तो ऐसे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी काफ़ी, हमने कहा बिल्कुल हो जाएंगे। तो जब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया जा रहा था तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी पहले से कई सारे मॉड्यूल और पैकेजेस को बना दिया गया है। और वो सारे मॉड्यूल्स और पैकेजेस पाइथन सेटअप के साथ हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है। जिस दिन हमने पाइथन सेटअप इंस्टॉल किया था उस दिन पाइथन की तरफ से कई सारे मॉड्यूल्स और पैकेजेस हमें दे दिए गए। अब हम क्या उनको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करके और उनका जो फंक्शंस है क्या हम उनको हम कॉल कर सकते हैं, आंसर है जो हम यही करते हैं। जहाँ भी हमारी जॉब लगेगी वहां पर हमारा 80% काम यही होगा कि हम जो भी टास्क करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड कोई ना कोई मॉड्यूल पहले से आता है पाइथन।
हम उसको इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने के बाद फिर उसके फंक्शन को कॉल करते हैं, जिससे कि हमारा कोड काफी आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब सर कौन कौन से वो मॉड्यूल हैं जो हमारे यूज होते हैं? तो पाइथन सेटअप के साथ कितने मॉड्यूल्स आए हुए हैं, अगर आप ये देखना चाहते हो तो आप हेल्प में जाओगे और हेल्प के अंदर स्प्रिंग में लिख दो मॉड्यूल। इससे क्या होगा, पाइथन सेटअप के साथ जितने मॉड्यूल्स आए हुए हैं, मतलब जितने प्रोग्राम्स आए हुए हैं, जैसे मैं अपने प्रोग्राम बना रहा हूँ, ऐसे ही पाइथन के साथ बहुत सारे पाइथन प्रोग्राम्स आए हुए हैं। अब मैं उनको अगर अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लूंगा तो वो सब प्रोग्राम क्या कहलाएंगे, मॉड्यूल्स कहलाएंगे। तो अगर मैं पता करना चाहता हूँ तो हेल्प के अंदर मॉड्यूल्स लिख दो, जितने पाइथन के मॉड्यूल सारे आए हैं। तो ये बताओ, चलो पहले देखते हैं। प्लीज वेट ए मोमेंट, आई गैदर द लिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल मॉड्यूल। इतने सारे मॉड्यूल। अब सोचो, जो आपने प्रोग्राम बनाए हैं उनको भी तो मॉड्यूल कहा जाएगा। जो हमने प्रोग्राम अब तक बना रखे हैं उनके नाम भी आ रहे हैं। इतने सारे सर, हमने कहा और क्या, करते रहो यूज जैसे कर। आर ई मॉड्यूल हो गया, ग्लोब मॉड्यूल हो गया, जेसन हो गया, आईओ हो गया, स्विस मॉड्यूल हो गया, टाइम मॉड्यूल हो गया, ओएस सबसे ज्यादा यूज होने वाला मॉड्यूल है। इंडस्ट्री का कोई भी शायद ही ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें इसका यूज ना होता, ओएस मॉड्यूल। अब सर ये बताओ, कहानी तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। ये तो बहुत सारे मॉड्यूल आ गए, अगर मैं इनको गिनना शुरू करूंगा तो ये 100 से ज्यादा होंगे। तो हर मॉड्यूल के अंदर फिर फंक्शन, एक मॉड्यूल में ऑन एन एवरेज 20 फंक्शन मान लो कम से कम होंगे। ऑन एन एवरेज एक मॉड्यूल के अंदर 20 फंक्शन मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है, और एक का ही 100 मॉड्यूल है। तो सर ऐसे कब तक पढ़ेंगे? हमने कहा सब पढ़ने ही नहीं है ना। तो सर हमें कैसे पता चलेगा, जैसे आपने एक बात बोली अभी कि ओएस मॉड्यूल लगभग हर प्रोग्राम में यूज होता है, तो ये आपको पता है, हमें कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर आपको ऐसे इंसान की जरूरत पड़ेगी जो आगे तक जाकर आ चुका है, जिसने आगे तक के प्रोजेक्ट बना रखे हैं, या उसे पता है कि आगे जब आप जाएंगे तो क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। उन्हीं को आपको पढ़ना है पहले। सारे पढ़ना शुरू कर दो, खत्म ही नहीं होंगे। अगला वर्जन आ जाएगा, 2 4 मॉड्यूल और ऐड हो जाएंगे, आपकी पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी, मॉड्यूल खत्म नहीं होंगे। ये फैक्ट है, क्योंकि आप एक इंसान हो पढ़ने वाले, बनाने वाला एक इंसान नहीं। बनाने वाले 30 साल से बना रहे हैं इन चीज़ों से, और एक नहीं पूरी टीम लगी हुई है। और ये तो सोचना ही नहीं है कि हमें सारे पढ़ने हैं। अब मैं आपको वो बता देता हूँ जो आगे के प्रोजेक्ट में यूज होते हैं, या जो डे टू डे कोडिंग करने में मॉड्यूल का यूज होता है, जो इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। है ना, काम आपका आसान हो जाएगा। तो अब कॉमनली यूज स्टैंडर्ड मॉड्यूल। सर स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड का मतलब पाइथन सेटअप के साथ आएंगे। और कहीं भी आते हैं कि हमने कहा कुछ मॉड्यूल्स ऐसे हैं, कुछ नहीं, 80% मॉड्यूल ऐसे हैं जो पाइथन सेटअप के साथ अभी आई नहीं है, जो मैंने कई सौ दिखाए। इसके बाद कई लाख मॉड्यूल ऐसे हैं जो अभी मेरे सेटअप के पास है ही नहीं, कहीं बाहर रखे हुए हैं। मान लो गूगल, अभी गूगल पर रखे हुए हैं, आपको उनको डाउनलोड करके यूज करना है। कितने हैं? कई लाख ऐसे। और हर मॉड्यूल के अंदर ऑन एन एवरेज 20 फंक्शन, फिर मान लो। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम स्टैंडर्ड मॉड्यूल की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड मॉड्यूल वो होते हैं जो पाइथन सेटअप के साथ हमें दे दिए गए हैं, जिनको हमें अलग से कहीं से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो उनमें से कौन कौन आते हैं हमारे? एक आता है हमारा रैंडम मॉड्यूल, एक आता है, तो मैं वही लिख रहा हूँ जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, मैथ मॉड्यूल। फिर एक आएगा आपका टाइम मॉड्यूल, ओएस मॉड्यूल, फिर मॉड्यूल। ठीक है, उसके बाद आर ई मॉड्यूल आता है, सी के इंटर मॉड्यूल आता है,
थ्रेडिंग मॉड्यूल आता है, लिस्ट काफी बड़ी है, क्योंकि ये वो है जो एटलीस्ट हमें आने चाहिए, है ना, आगे की कोडिंग करने के लिए। एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करते हैं। उस क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुका हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कितने मॉड्यूल्स होते हैं, हेल्प लगा के पता करना। हमें कैसे पता चलेगा किस मॉड्यूल में कितने फंक्शन है, हेल्प के अंदर मॉड्यूल का नाम लिख दो, मॉड्यूल्स ना लिखकर मॉड्यूल का नाम लिख दो रैंडम, तो उस मॉड्यूल के अंदर कितने फंक्शन है वो उनकी लिस्ट आ जाती है। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा हमारे लिए कि कौन सा हम पढ़े? ये एक्सपीरियंस है, इसमें नॉलेज काम नहीं करती। ये इसका आंसर सिर्फ एक्सपीरियंस से आ सकता है। आपको कितनी भी नॉलेज हो, आपको एक नया मॉडल दे दीजिए, आपको पता ही नहीं उसका यूज है कि नहीं है, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना। ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस आप मुझसे ले सकते हो, किसी यूट्यूब चैनल से ले सकते हो, ऑनलाइन ट्यूटोरियल इतने सारे आते हैं उनसे ले सकते हो, किसी किताब से ले सकते हो, है ना? कोई सा भी सोर्स यूज कर सकते हो इस बात का आंसर लेने के लिए। तो अब मैंने इंपोर्ट करा रैंडम मॉड्यूल पे, आप हेल्प लगाकर रैंडम लिखकर पता कर सकते हैं कितने फंक्शन है। मैंने आपको बता दिया, अब मुझे पता है कि मैं कौन कौन सा आपको पढ़ाऊंगा, मैं उनका ही डिस्कशन कर लेता हूँ। तो रैंडम मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम ही रैंडम है। तो रैंडम मॉड्यूल का रैंडम फंक्शन क्या करता है, एक नंबर जनरेट करता है रैंडमली और आपको दे देता है। ठीक है, जितनी बार प्रोग्राम चलाओगे उतनी बार ये नंबर आपका अलग अलग जनरेट होगा। लेकिन ये नंबर जो जनरेट होता है ये 0 से 1 के बीच में ही होता है और फ्लोटिंग टाइप का ही होता है। अगर मैं आपसे कहूँ मुझे एक रैंडम नंबर जनरेट करना है जो 1 से लेके 5 के बीच में होना चाहिए, तो रैंडम की जगह यूनिफॉर्म फंक्शन कॉल करते हैं। यूनिफॉर्म फंक्शन में आप बताते हैं अपनी लो और हाई वैल्यू 1 से 5। तो दूसरी लाइन से जो रैंडम नंबर बनेगा वो 1 to 5 के बीच में बनेगा। ठीक है, फ्लोटिंग ही बनेगा, जितनी बार चलाओगे उतनी बार अलग अलग आएगा। तो ये फ्लोटिंग नंबर जनरेट करेगा 0 से 1 के बीच में, है ना। ये फ्लोटिंग नंबर जनरेट करेगा 1 to 5 के बीच। सर इंटीजर नंबर जनरेट करना हो तो रैंडम मॉड्यूल के अंदर रैंड इंट नाम का फंक्शन होता है। ये आपसे पूछेगा किस रेंज में रैंडम नंबर जनरेट करना है, हमने लिख दिया 1 to 10। अब ये कोड जब भी चलेगा तो 1 से 10 के बीच में कोई भी नंबर एक लाकर आपको दे देगा। जितनी बार चलाओगे हर बार अलग अलग आ सकता है। अब इसका यूज कहाँ कर सकते हैं? डेली हम घर पे करते हैं, अपने डेली किसी न किसी सॉफ्टवेयर में करते हैं। ओटीपी, ओटीपी क्या है? रैंडमली जनरेटेड नंबर ही तो होते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ 4 डिजिट का ओटीपी जनरेट करना है पाइथन में, तो एक लाइन का प्रोग्राम, 4 डिजिट का ओटीपी जनरेट करने का एक लाइन का प्रोग्राम, देखो। अब मुझे पता है कि रैंडम मॉड्यूल के अंदर रैंड इंट नाम का फंक्शन है। अब मैं इसको ऐसे मैनेज करूंगा, लिखूंगा कि देखने वालों को लगेगा ओटीपी, 4 डिजिट का ओटीपी मुझे चाहिए। 4 डिजिट का छोटा से छोटा नंबर होता है ये, बड़े से बड़ा नंबर होता है ये। अब मुझे पता है कि इस फंक्शन से जो भी नंबर जनरेट होगा वो इस रेंज में जनरेट होगा, तो क्यों ना मैं उसको एज ओटीपी यूज कर लूँ। फिर एक वेरिएबल बना देता हूँ, ओटीपी किसी भी नाम से बना दो, अब इसका यूज कहीं भी करो। मैं प्रिंट कराने के लिए कर देता हूँ, आप कहीं भी कर लेना, जितनी बार चलेगा हर बार 4 डिजिट का अलग अलग नंबर जनरेट करेगा, जिसको आप ओटीपी की तरह यूज कर सकते हो। ठीक है, कर लो, 8 का कर लो, 8 का कर लो। गेम बनाने में बहुत यूज होता है। बहुत सारे गेम ऐसे हैं जहाँ पर रैंडमनेस चाहिए होती है। स्नेक वाला गेम देखा होगा आपने, मोबाइल में खेलते थे पहले। तो रैंडमली किसी भी जगह पर बॉक्स आता था जिसको स्नेक को कवर करना होता था। तो बहुत सारे गेम हो सकते हैं। वो कुर्सी वाला गेम देखा होगा, 4 6 लोग होते हैं और कुर्सी के चारों तरफ भागते हैं, फिर एक कुर्सी डाली जाती है,
कौन सी हटाई जाएगी पता नहीं, कौन सी हटाई जाएगी। देखा खेल कभी ये खेलते हुए लोगों को? बहरहाल जो भी है, तो रैंडम मॉड्यूल का बहुत यूज होता है हमारा गेमिंग प्रोग्रामिंग में। ठीक है, ओटीपी जनरेट करने में। तो इस तरह का कोई भी एक्टिविटी जहाँ पे रैंडमनेस चाहिए, आपको अपने सॉफ्टवेयर में रैंडमनेस चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम रैंडम मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं। लकी ड्रॉ निकालना है, मान लीजिए एक बॉक्स में बहुत सारे कूपन रखे हैं, कूपन नंबर 1 से लेकर 1000 तक है। अब उन्हीं में से किसी एक को विनर बनाना है, तो रैंड इंट में 1,1000 लिख दो, रैंडमली कोई एक नंबर ला कर देगा, उसको हम विनर कूपन मान लेते हैं। ठीक है, तो रैंडम मॉड्यूल के अंदर और क्या क्या फीचर है हमने कहा, और देखो, मान लीजिए आपके पास कोई लिस्ट है। अब बाय डिफॉल्ट लिस्ट में क्या होता है, जिस ऑर्डर में आप एलिमेंट रखते हैं उस ऑर्डर में आपको आउटपुट दिखाई देता है। अब मैं इसको शफल करना चाहता हूँ, जैसे ताश की गड्डी होती है, आप शफल करते हो फाड़ते हो थे, उसी तरह से हम इसको शफल करना चाहते हैं, ये अनऑर्डर्ड हो जाए। तो रैंडम मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है शफल। शफल फंक्शन कह रहा लाओ मुझे लिस्ट दे दो, मैं उस लिस्ट को अनऑर्डर कर दूंगा। अब मुझे भी नहीं पता इस लाइन के बाद कि एक्स में कौन कहाँ पर है लिस्ट ही एक्स, लेकिन वो अनऑर्डर्ड हो गई। 40, 30, 10, 20, कोई ऑर्डर नहीं है, ना सेंडिंग ना डिसेंडिंग, ना वो ऑर्डर जो मैंने लगाया था, कोई ऑर्डर नहीं। अब आपको इस लिस्ट के अंदर से कोई एक एलिमेंट रैंडमली पिक करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, रैंडम मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन होता है जिसका नाम है चॉइस। चॉइस फंक्शन क्या करता है हमारा, हमसे लिस्ट मांगेगा और उस लिस्ट के अंदर कोई भी एक एलिमेंट लाकर आपको दे देगा। ठीक है? तो इस तरह से जब भी पाइथन के अंदर रैंडमनेस पे काम कर रहा हूँ, मैंने आपको कुछ ऑपरेशन करके दिखाए। अब मैंने बहुत सारे नहीं करे अभी, लेकिन आपको एक इनपुट दिया कि पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब कभी रैंडमनेस पर कुछ भी करना होगा, आप इस मॉड्यूल को याद कर सकते हैं। इस मॉड्यूल के अंदर जरूर आपकी समस्या का समाधान होगा। मैंने आपको 3-4 फंक्शन पढ़ाए, रेंड इंट, यूनिफॉर्म, शफल, चॉइस। आप हेल्प लगाकर इसके सारे फंक्शन पढ़ सकते हैं और उनमें कुछ ना कुछ आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। ठीक है, सीधे गूगल पे जाके पूछ सकते हैं कि पाइथन में इस काम को कैसे करते हैं। गूगल से जवाब मिलेगा, रैंडम मॉड्यूल में ये फंक्शन है, इस काम को ऐसे करते हैं। अब आप उस चीज को आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि आप फेमिलियर हो चुके हैं इस मॉड्यूल। फटाफट से प्रोग्राम बनाएंगे, इंपोर्ट रैंडम, और जो फंक्शन गूगल ने बताया सीधा उसको लिखकर कॉल कर देंगे, सब आपको और बच जाएगा। तो गूगल से पूछना चीटिंग करना नहीं होता है, गूगल से पूछना स्मार्ट वर्क कहलाता है इंडस्ट्री के अंदर। कॉलेज लाइफ में गूगल से पूछना चीटिंग कहलाता होगा, इंडस्ट्री के अंदर नहीं कहलाता है, वहाँ पर स्मार्ट वर्क कहलाता है। आप खुद से हेल्प लगाकर पढ़ोगे तो सुबह शाम तक एक दिन के सैलरी ले जाओगे, करा क्या आपने, कुछ नहीं करा। कंपनी का मालिक क्या बोलेगा, गूगल ढूंढो ना, सीधा बताएगा आपको कि ये काम इससे होता है। क्यों पढ़ रहे हो? पढ़ना है तो घर जाकर पढ़ो अपने ऑफिस टाइमिंग के बाद। ऑफिस वाला तो ये बोलेगा ना, मुझे शाम को ज्यादा से ज्यादा काम करके जाओ, सैलरी दे रहा है वो आपको एक दिन की, तो आपको पढ़ने का मौका बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है, बहरहाल दूसरा मॉड्यूल की बात करें। दूसरा मॉड्यूल होता है हमारा यहाँ पर टाइम मॉड्यूल। टाइम मॉड्यूल के अंदर सबसे पहला फंक्शन है कि आपको अगर अपने कंप्यूटर की डेट और टाइम गेट करनी है, बैंकिंग एप्लीकेशन मान लो आप बना रहे हो, तो आप ट्रांजैक्शन करवाओगे, तो ट्रांजैक्शन में आप अमाउंट मांगते हो, फ्रॉम अकाउंट, टू अकाउंट, ओटीपी, बहुत सारी डिटेल मांगते हो। कभी आप यूजर से ही नहीं मांगते, यूजर डेट और टाइम एंटर करो, अपने आप ट्रांजैक्शन की डेट और टाइम होते होगी, अगर आप उसे शेड्यूल नहीं कर रहे हैं तो। मैं अगर पाइथन का प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ कि वो प्रोग्राम जब भी चले, आज चले, कल चले, 10 दिन बाद चले, जिस कंप्यूटर पर चले, उस कंप्यूटर में जो भी डेट और टाइम है वो ला कर दे दो। सही गलत से मतलब नहीं है इसे, कंप्यूटर का जो भी है वो ला कर दे दो, गलत है तो गलत ला कर दे दो, सही है तो सही ला कर दे दो।
सैटेलाइट से ला कर नहीं दे दे, कंप्यूटर का ला कर दे दे, जिस कंप्यूटर प्रोग्राम से उसका ला कर दे दे, है ना। तो टाइम मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है सी टाइम। सी टाइम फंक्शन का मतलब करंट टाइम। तो हमारे सिस्टम का करंट टाइम ला कर दे देगा इंक्लूडिंग डेट। देखो आज 19 तारीख कितनी है, मंडे दिसंबर 19, 9:35 12 2022। किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको ये काम करने को दे दिया जाए तो 2 लाइन में तो नहीं होगा। 2 लाइन में तो फॉर्मेलिटीज पूरी होती है सी लैंग्वेज की, और 2 में पूरी होती भी नहीं है। टाइम मॉड्यूल के अंदर एक और फंक्शन है। आप अपने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पर्टिकुलर टाइम के लिए पॉज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। टाइम मॉड्यूल के अंदर स्लीप नाम का फंक्शन होता है। स्लीप में आप क्या पास करेंगे, सेकंड। लीजिए मान लीजिए मैंने 2, तो इस लाइन के एग्जीक्यूशन का मतलब होगा प्रोग्राम को 2 सेकंड के लिए पॉज कर दो, उसके बाद आगे का कोड चलेगा। अगेन गेमिंग प्रोग्रामिंग में उसका बहुत यूज होता है। जब हम गेम बनाते हैं तो उसका बहुत यूज है। जितने भी गेम है जिसमें स्पीड वाला एक पैरामीटर होता है, वो पीछ बिहाइंड द सीन स्लीप का यूज कर रहा होता है, अगर हम पाइथन में उस गेम को बनाएं। ठीक है, 2 सेकंड तक प्रोग्राम कुछ नहीं करेगा, उसके बाद फिर आगे का प्रोग्राम। कोई भी मोबाइल ऐप जब आप टैप करते हो तो सबसे पहले स्क्रीन पर उस कंपनी का लोगो आता है। जैसे पेटीएम को आपने टैप करा तो 2-3 सेकंड तक पहले पेटीएम दिखेगा, उसके बाद फिर क्या होगा, आपका अगला स्क्रीन आता है लॉगिन। तो कितनी देर बाद आएगा ये हम स्लीप से कंट्रोल कर सकते हैं कि पहली स्क्रीन पर मुझे 2 सेकंड तक रुकना है, उसके बाद फिर अगली स्क्रीन में जंप मारना है। तो वहां पर अगर वो पाइथन से कराया जाए तो इस तरह से हम कर सकते हैं बढ़िया वाले। मीन वाइल आप बोलोगे सर रुकवा के रहे हो, यूजर को टाइम ज्यादा क्यों दे रहे हो। मीन वाइल हम क्या कर सकते हैं, 2 सेकंड तक सर्वर से डेटा फैच कर सकते हैं कि आपका पेटीएम अब तक कितना डेटा था वो सर्वर पे तो रखा हुआ है। मान लो आपने अपना मोबाइल फॉर्मेट कर दिया, अब दोबारा पेटीएम इंस्टॉल करा तब भी सारा डेटा ही आता है ना, कहाँ से आ गया, क्योंकि वो डेटा मोबाइल पर नहीं था, सर्वर पर रखा था पेटीएम। जब आप पेटीएम को टैप करोगे या व्हाट्सएप को टैप करते हो तो सारा डेटा कहाँ से आ रहा होता है, सर्वर से आ रहा होता है उस टाइम पर। तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं कि कितना डेटा, कितने इंटरनेट की स्पीड है, कितना टाइम लगाएं कि उतना स्लिप बन जाए। तो पेटीएम और व्हाट्सएप स्टैटिक वैल्यू नहीं देते, हर यूजर के हिसाब से अलग अलग होगी। इंटरनेट की स्पीड कितनी है, इसका डेटा कितना फैच करना, उसको सब कैलकुलेट करते हैं वो वैल्यू, फिर स्लीप में पास कर देते हैं वो वैल्यू के लिए। ठीक है, तो टाइम मॉड्यूल के थ्रू इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। एक और मॉड्यूल है हमारे पास जिसका नाम है कैलेंडर। अगर मुझे किसी मंथ का कैलेंडर दिखाना है जिससे हम ये समझा पाए कि किस दिन क्या था, किस डेट को क्या था, संडे था कि मंडे था क्या था, तो कैलेंडर मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है मंथ। मंथ में आपको 2 चीज बतानी है। ईयर, किस ईयर का, हमने कहा चलो 2022 का देख लेते हैं। किस मंथ का देखना है, हमने कहा दिसंबर, चलिए दिसंबर के दिखाते हैं। तो पहला वाला ईयर है, दूसरा वाला मंथ है। दिसंबर 2022 का कैलेंडर आ जाए। आज तारीख कितनी है, 19, क्या है, मंडे। सर किसी भी महीने का आ जाएगा, क्या ये बता सकते हो। 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था, हमने कहा बिल्कुल 15 अगस्त 1947। तो हमारा जो मंथ वाला फंक्शन है ये हमसे डेट नहीं मांगता है, हमसे ईयर और मंथ मांगता है। तो 1947 को यहाँ लिख दो। 15 अगस्त, अब अगस्त पड़ता है 8वें महीने में, तो 8 यहाँ लिख दो। अब देख लेना 15 तारीख को क्या था। तो 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। किसी को अगर अपना बर्थ ईयर पता है और ये भी पता है मंथ क्या था, तो और आप ये पता कर सकते हो कि जिस दिन आप दुनिया में आए थे उस दिन क्या था, सोमवार था, मंगल था, बुध था, क्या था। हो सकता है घर वालों को आपके याद ना हो, आप प्रोग्राम बना के याद दिला सकते हो, मतलब कोई आसान है। ठीक है।
तो जितने भी एस्ट्रोनॉमी के सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें यूज हो सकता है। अगर और एडवांस लाइब्रेरी है, जैसे डेट और टाइम पर हम और ज़्यादा स्पेसिफिक काम करना चाहते हैं, तो ये सबसे बेसिक लाइब्रेरी कैलेंडर है। इसके अलावा एक डेट टाइम नाम की लाइब्रेरी आती है, वहाँ पे जा सकते हैं। फिर एक आपकी पांडास नाम की लाइब्रेरी है, वहाँ जा सकते हैं। तो कुछ एडवांस है, यहाँ पर स्पेसिफिक चीज़ों पर काम कर सकते हैं, जिसमें हम पर्टिकुलर डेट को ही समझ सकते हैं, पूरा महीने कैलेंडर मत दिखाओ। तो वो भी कर सकते हैं, फिलहाल इसमें वो फीचर नहीं है। आगे चलते हैं। हाँ, एक बार हेल्प लगा कर कैलेंडर में देख लेना, हो सकता है कुछ निकल कर आ जाए इसमें। अगला क्या है? अगला ये है कि अगर मुझे पूरे साल का कैलेंडर चाहिए, तो पूरे साल का कैलेंडर भी आप ला सकते हैं, और उसके लिए कैलेंडर मॉड्यूल में कैलेंडर नाम का ही फंक्शन, ईयर पास कर दो, 2023 का कैलेंडर दिखाओ, 2023 का कैलेंडर आ जाएगा। कहाँ आया? 12 कैलेंडर आए हुए हैं, ये तो शुरू के 2 आउटपुट आ गए। अब 12 कैलेंडर इतने हैं कि वो हमारे आउटपुट स्क्रीन पर फिट ही नहीं हो रहा है। इस बटन के अंदर उन्होंने रैप करके दे दिया, अब उस पर डबल क्लिक करोगे तो एक्सपेंड हो जाएगा रिजल्ट। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 2023 का कैलेंडर आ गया। ये सर थोड़ा फॉर्मेट बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया है? मैंने अपनी स्क्रीन का रिजोल्यूशन हाई कर रखा है। मैं थोड़ा सा रिजोल्यूशन को लो कर देता हूँ। अब सही दिखेगा। 2023 का कैलेंडर आ गया। मार्केट में पता नहीं आया, नहीं हमारे पास आ गया। अब आप ये थोड़ी कहोगे सर इसमें फेस्टिवल के नाम तो लिखे ही नहीं है कि होली कब पड़ेगी, दिवाली कब पड़ेगी, दशहरा कब पड़ेगा, क्रिसमस कब पड़ेगा। तो भाई ये बताओ, पाइथन क्या भारत के हिसाब से बनाई गई है? वर्ल्ड वाइड कैलेंडर चलते हैं, सबके अपने अपने फेस्टिवल है, कहाँ तक लिख कर देंगे ऐसे? तो जरूर कोई एक ऐसी मॉड्यूल आती होगी जो भारत के हिसाब से बना होगा, उसमें हाथ हो सकता है फेस्टिवल भी आते हैं सर। 1 जनवरी का संडे है, इस बार न्यू ईयर लोगों की बढ़िया जाएगी। संडे है ना? 31st नाइट में अच्छी जाएगी, सैटरडे। अगले दिन आना नहीं है बैच के लिए, संडे है, छुट्टी रहती है। चलो, एस्ट्रोनॉमी बेस्ड जितने भी सॉफ्टवेयर है, वहाँ पर इसका यूज किया जा सकता है। चलो, इसी तरह से एक और है हमारे पास, इस लीप, किसी भी ईयर को लीप ईयर है या नहीं अगर आप पता करना चाहते हैं, तो बताएगा ट्रू फॉल्स। अगर कोई भी ईयर जो आप ये पास कर रहे हो, अगर वो लीप ईयर है तो ट्रू, लीप ईयर नहीं है तो फॉल्स। फॉल्स, लीप ईयर नहीं है। 2022 लीप ईयर नहीं है। 23, 24, 2024 लीप ईयर है। क्या होता है लीप ईयर? लीप ईयर क्या होता है? एक बच्चे ने क्लास में एक बार पूछा था, तो थोड़ा मैंने देखा भी था, मुझे याद रह गया। हमारा जो सौर मंडल है, इसमें ये हमारा सूरज है, इसके सारे ग्रह ये रहे, ये बुध हो गया, तो ये अर्थ हो गया मान लो, ये हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी 2 तरह से घूम रही है। एक तो अपने एक्सिस पे घूमती है, ऐसे करके, और जब ऐसे घूमती है तो जो देश यहाँ पड़ते हैं इस एरिया में, उनको दिन होता है, और जब यहाँ पर लोग होते हैं तो उनको रात होती है। तो जब पृथ्वी घूम जाती है, तो यहाँ वाले इधर आ जाते हैं, इधर वाले इधर आ जाते हैं, तो इनको दिन हो जाता है, इनको रात हो जाती है। सूरज ना कभी छुपता है ना कभी निकलता है। ऐसा हम झूठ बोलते हैं, सूरज निकल गया पूरब से, सूरज छुप गया पश्चिम में, ना छुपता है ना कुछ करता है, ऊपर पड़ा हुआ है ना। पृथ्वी घूमती है जिसकी वजह से दिन रात होती है।
दूसरा मोशन पृथ्वी का क्या होता है, ये सन के चारों तरफ भी घूमती है, ऐसे करके। तो हर ग्रह पृथ्वी के, हर ग्रह सन के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाता है। अब उसका ऑर्बिट क्या होगा, गोल होगा, इलिप्टिक होगा, स्क्वायर, वो बात की बात है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अब इस पृथ्वी को सूरज का पूरा एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसको 1 ईयर कहते हैं। अब मंगल ग्रह भी ऐसे ही घूमता है, अपने एक्स पे घूमता है और सूरज के चारों तरफ घूमता है। अब मंगल ग्रह के घूमने की स्पीड ज्यादा हो सकती है पृथ्वी से, कम हो सकती है, जरूरी है जितने प्लेनेट हैं सब एक ही स्पीड से सूरज के चारों तरफ घूमते होंगे। तो हो सकता है मंगल ग्रह इस चक्कर को पूरा लगाने में जो 1 साल लगाता है वो अलग टाइम होता हो। तो पृथ्वी 365 दिन 1/4 आवर इतना टाइम लेती है, 365 दिन और 6 घंटे के आसपास लेती है, 6 घंटे कुछ मिनट। अब मंगल ग्रह हो सकता है 180 दिन लेता हो सूर्य से तो पूरा चक्कर लगाने में। तो मंगल ग्रह पर जो लोग रहेंगे वहां पर 1 साल 180 दिन का होगा। तो सर ऐसे तो हर ग्रह पर 1 साल अलग अलग दिन का होना चाहिए, होगा, होता है। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं इसलिए हमें पृथ्वी का पता है, अर्थ का पता है। दुनिया वाले ब्रह्मांड में और भी ग्रह हैं जहाँ पर हो सकता है लोग रहते हो, तो उनका अपना कैलेंडर फिर अलग होगा, हमने कहा हर ग्रह का कैलेंडर अलग अलग बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो पृथ्वी का कैलेंडर बनाया गया 365 दिन के हिसाब से जब बनाया गया, तो ये इतना 6 घंटे रह गए। अब दूसरा चक्कर लगाया, 2 साल हो गए, 6 घंटे फिर बच गए। तीसरा चक्कर लगाया, 6 घंटे फिर बच गए। चौथा चक्कर लगाया, 6 घंटे फिर बच गए। हमने कहा ऐसे तो क्या होगा, कई 100 साल बाद ऐसा होगा कि जो चीजें होती हैं हमारा ईयरली वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगी, क्योंकि हर 4 साल बाद एक दिन कम पड़ जाएगा। जो पृथ्वी और सूरज का खेल है और हमारा कैलेंडर हर 4 साल बाद एक दिन पीछे हो जाएगा। तो फिर क्या करा गया, बाद में हमारे कैलेंडर में हर चौथे साल एक दिन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया। हर चौथे साल 366 दिन होते होंगे और उसी साल को लीप ईयर कहा जाता है। तो लीप ईयर क्या होता है, वो ईयर जिसमें 366 डेज होते हैं उसको लीप ईयर कहते हैं। और फिर एक दिन कहाँ बढ़ाया जाए, तो वो आया फरवरी में। तो बाकी नॉन लीप ईयर्स में फरवरी 28 दिन की होती है और लीप ईयर में फरवरी हमारी 29 दिन की होती है। आप इस कहानी को थोड़ा पढ़ना, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी मैंने पढ़ी थी, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था मुझे तो, है ना। पहले हमारे 6 महीने होते थे बस, है ना। 12 महीने तो अभी बाद में हुए। कैलेंडर कई अलग अलग लोगों ने बनाया। रोमन के राजा ने कैलेंडर बनाना शुरू किया था, उसके बाद जूलियस सीजर कैलेंडर आया, उसके बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर आया। तो अभी हम जो कैलेंडर देख रहे हैं लीप ईयर के साथ वो ग्रेगोरियन कैलेंडर कहलाता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। और पृथ्वी पर ऐसे बहुत से देश हैं जो ग्रेगोरियन कैलेंडर को नहीं मानते आज भी, तो उन देशों में लीप ईयर वाली बात ही नहीं है। तो बहरहाल हम पाइथन प्रोग्रामर है, हमें इसमें नहीं जानना, ये तो अलग फील्ड हो गया। तो कैलेंडर मॉड्यूल हो गया, कैलेंडर मॉड्यूल में ये सारी चीजें आ गई हमारे। अगला मॉड्यूल आता है हमारा मैथ मॉड्यूल। जैसा नाम वैसा ही काम। मैथ मॉड्यूल में मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ फीचर रखे हुए हैं। जैसे मैथ मॉड्यूल में एक फंक्शन है, अगर किसी भी नंबर का आप मान लीजिए फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं तो आप फैक्टोरियल निकाल सकते हो। जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, अब क्या होता है 5 का फैक्टोरियल, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल 1 से लेकर उस नंबर तक की क्यूमुलेटिव मल्टीप्लिकेशन होती है, या उल्टा कह दो उस नंबर से लेकर 1 तक की क्यूमुलेटिव मल्टीप्लिकेशन होती है।
तो 5 का फैक्टोरियल क्या हो गया, 1 × 2 × 3 × 4 × 5। जो रिजल्ट आएगा वो 5 का फैक्टोरियल होगा। तो कितना आना चाहिए, 120 आना चाहिए। फैक्टोरियल का यूज जनरली होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, एनसीआर एमसीक्यू पढ़ा होगा आपने 11th 12th में, संचय करंचय विंचय क्या क्या होते थे, जो भी होते थे, है ना। तो फैक्टोरियल निकालने के लिए हमारे पास फैक्टोरियल फंक्शन होता है। दूसरा हमारे पास फंक्शन है जिसका नाम है SQRT, स्क्वायर रूट। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैथ मॉड्यूल के अंदर SQRT फंक्शन है। 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया। आप बोलो सर ये तो हम जानते ही थे, तो ठीक है इसका बताओ सर। अब हमारा प्रोग्राम तो सही बताएगा, उतने ही समय में बताएगा। आपका दिमाग उतने समय में इसका आंसर क्या है, आधा घंटे में नहीं दे पाएगा आपका दिमाग आंसर। और उसके बाद श्योरिटी भी नहीं होगी सर मुझे बता रहे हैं वो गलत है कि सही है। तो मैथ मॉड्यूल के अंदर इस तरह के और भी फंक्शन हमने कहा, साइन थीटा कॉस थीटा, इनकी वैल्यू निकालनी है तो इनके फंक्शन। तो आप शॉर्ट में अगर देखना चाहते हैं मैथ मॉड्यूल में और कौन कौन से फंक्शन है, तो मॉड्यूल का नाम लिखो डॉट, थोड़ा वेट करो 3 सेकंड का, सारे फंक्शन का नाम की लिस्ट आ जाती है बिना हेल्प लगाए भी। क्विकली अगर आप किसी मॉड्यूल के अंदर कितने फंक्शन है उनका नाम देखना चाहते हैं, मॉड्यूल का नाम लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, 3 4 सेकंड का वेट करेंगे, लिस्ट अपने आप आ जाएगी। अल्फाबेटिक ऑर्डर में फंक्शन का नाम आ गए। तो साइन कॉस टेन क्यूब रूट, हीलिंग वैल्यू, कोसाइन निकालना, डिग्री निकालना, यूलर नंबर निकालना, एक्सपोनेंट निकालना, फैक्टोरियल निकालना, ना जीसीटी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकालना, ये सारी लॉग निकालना, है ना, पाई की वैल्यू, किसी नंबर का पावर निकालना, प्रोडक्ट निकालना, ये सब टाइम वैन, ये सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैथमेटिकल पोर्शन पे काम करने के फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल है। जैसे किसी भी नंबर का अगर मुझे एक्सपोनेंट निकालना है, EXP ऑफ, मान लीजिए मैंने कर दिया 5, कभी आपने पढ़ा होगा e⁻x, ये एक सीरीज होती है। एक्स की वैल्यू कुछ भी होगी तो उसके हिसाब से इसका आंसर दिया जाता था, ठीक है, एक्सपोनेंशियल इसको कहते थे। तो e⁻5 का रिजल्ट होगा हमारा 140, जो भी आया आपका। किसी भी नंबर का लॉग निकालना है तो लॉग नाम का फंक्शन है। लॉग फंक्शन बाय डिफॉल्ट हमारा नेचुरल लॉग निकालता है। नेचुरल लॉग का मतलब होता है बेस। और अगर आप लॉग किसी पर्टिकुलर बेस पे निकालना चाहते हैं तो कॉमा लगाकर अपना बेस बताओ। जैसे मैंने log 5 की वैल्यू बेस 2 पे निकाल दी, अब ये हमारा क्या होगा, बेस 2। तो log 5 की वैल्यू बेस 2 पर 2.3 होती है। किसी भी नंबर का लॉग उसी के बेस पर क्या होता है, 1 होता है ना। मैं ये तो नहीं कह रहा कि हर किसी को मैथ मॉडल की जरूरत पड़ती है, बट मशीन लर्निंग में इसका काफी यूज होता है। तो जो लोग आगे मशीन लर्निंग में जाएंगे वहां पर मैथ मॉड्यूल का यूज आप पाएंगे। तो हम देखते रहना अपना भाई। एक और मॉड्यूल, सिस मॉड्यूल। सिस मॉड्यूल क्या कहता है, सिस कह रहा है मुझे सिस्टम मान लो, मैं सिस्टम हूँ, और सिस्टम का मतलब इंटरप्रेटर मान लो। तो सिस मॉड्यूल इंटरप्रेटर के अंदर क्या हो रहा है, अगर वो कुछ आपको देखना है या इंटरप्रेटर से कुछ पूछना चाहते हो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, तो आप सिस मॉड्यूल के थ्रू इंटरप्रेटर से बात कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा x = 10, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ये इंटीजर जो 10 है इसने कितनी मेमोरी कंज्यूम करी होगी जब ये प्रोग्राम रन हो रहा होगा, तो हमें क्या पता कितनी मेमोरी ली होगी। सी में क्या होता था, इंटीजर 2 बाइट लेता था, जावा में 4 बाइट लेता था।
तो अगर मुझे ये पूछना है कि 10 जब ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन मेमोरी में आएगा तो कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा, तो हम सिस मॉड्यूल से पूछेंगे। कैसे पूछेंगे? सिस मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है गेट साइज ऑफ। गेट साइज ऑफ फंक्शन में क्या पास कर दो? एक्स। तो सिस मॉड्यूल बताएगा एक्स की जो वैल्यू है 10, उसने कितनी मेमोरी खा रखी है रन टाइम पर रैम के अंदर, और जो यूनिट होगी वो आपको बाइट में माननी है। ये यूनिट नहीं बताता, सीधा नंबर बताएगा। यूनिट आपकी बाइट में होगी 28 बाइट। तो 10 जब मेमोरी में आया है तो 28 बाइट्स मेमोरी को खा रहा है। और अगर मैं ऐसे कर दूं इस काम को थोड़ा बड़ा कर दूं, ये नंबर कितनी मेमोरी खाएगा मेरा देख लो। 40 बाइट मेमोरी खा रहा है। इस नंबर को स्टोर करने के लिए 40 बाइट मेमोरी लगी होगी। 1024 बाइट अगर मेमोरी लग जाती तो 1 KB हमारा रैम का यूज हो जाता। 1024 KB अगर लग जाती तो 1 MB रैम का यूज हो जाता। 1024 MB अगर हमारी मेमोरी खर्च होती तो 1 GB रैम का खर्च हो जाता हमारा। तो हम तो बहुत छोटी यूनिट है फिर, हम बाइट की बात करते हैं, हम तो जीबी की बात करते हैं। जीबी से पहले MB आता है, MB से पहले KB आता है, KB से पहले बाइट आता है। ठीक है, तो 40 बाइट मेमोरी का यूज हो रहा है। आप इस मॉड्यूल से ये पूछ सकते हैं कि जब आपके यहाँ पर कोई लिस्ट बनाई जाती है, कोई भी कंटेनर बनाया जाता है, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, तो उसमें कितने एलिमेंट आप रख सकते हैं? मान लीजिए मैंने एक एक्स नाम से लिस्ट बनाई, इसमें आपने 1 2 3 4 एलिमेंट रखे, कितने रख सकते हो? 5 6 10 15 20 100 200 250 50,000 1 लाख 10 लाख, कितनी वैल्यूज आप ऐसे गिनती में कर सकते हो? हमें क्या पता, हमने सोचे नहीं थे ना कभी। तो किस मॉड्यूल से पूछ सकते हो। किस मॉड्यूल के पास इस क्वेश्चन का आंसर है। एक फंक्शन है जिसका नाम है मैक्स साइज। तो मैक्स साइज नाम का एक किस मॉड्यूल के अंदर वेरिएबल है, ये आपको किसी भी कंटेनर की मैक्सिमम लेंथ लाकर आपको दे देगा। मान लीजिए इसका रिजल्ट इतना आया होता, बाकी आगे लिखा है वो छोड़ दो, तो मैं ये बताता कि पाइथन की लिस्ट में 922 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। अगर रिजल्ट ये आया होता तो मैं आपसे कहता 9,223 एलिमेंट्स हैं जो लिस्ट में आ सकते हैं। 92,000, 9 लाख, 92 लाख, 9 करोड़, 92 करोड़, आगे अपना देख लीजिए। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने लोग बैठे हैं, अगर सबको एक एक यूनिक नंबर दे दिया जाए तो लगभग 800 करोड़ लोग रहते हैं पृथ्वी पर। सारे देशों को मिलाकर 800 करोड़ लोग हैं पृथ्वी पर, जिनमें से 150 करोड़ भारत में रहते हैं और लगभग इतने ही चाइना में रहते हैं। ठीक है, तो उन सबको अगर एक एक नंबर दे दिया जाए तो 800 करोड़ लोग इसमें आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा है, इतने में आ जाएंगे। अभी तो और जगह बचेगी भारत। तो आप ये कह सकते हो फिर आपको एलिमेंट की चिंता नहीं करनी कितने आने। ये जो आंसर है ये हर कंप्यूटर पर अलग अलग आता है। मेरे कंप्यूटर में 16 GB रैम है, उसके हिसाब से आंसर आ रहा है। आपके में 8 GB रैम होगी तो उसके हिसाब से आंसर आएगा, 4 GB रैम है तो अलग अलग आंसर आएगा। ये पाइथन का कौन सा वर्जन है उसके आंसर वेरी कर सकता है। हम 3.11 पे काम कर रहे हैं, हो सकता है 3.6 पे कम हो सकता है 3.4 पे जाता। तो हम कौन सा पाइथन इंटरप्रेटर यूज कर रहे हैं, हम रैम कितने यूज कर रहे हैं, उस पर ये आंसर वेरी कर सकता है। लेकिन इस कंप्यूटर पर इंटरप्रेटर कह रहा है मैं इतने एलिमेंट रख लूँ, मैंने कहा बहुत है ये तो। ठीक है, अगर मैं किसी भी प्रोग्राम को एग्जिट करना चाहता हूँ, सिस्टम सिस मॉड्यूल के अंदर एग्जिट नाम का फंक्शन होता है। एग्जिट फंक्शन क्या करता है, अपने आप को टर्मिनेट कर लेता है, मतलब इंटरप्रेटर को टर्मिनेट कर देता है। अब जब इंटरप्रेटर ही नहीं बचा तो प्रोग्राम को आगे कौन चलाएगा? कौन फिर कोई नहीं चलाएगा। तो एग्जिट क्या करता है, प्रोग्राम को बंद कर देता है ना, या बेटर है कहना कि एग्जिट फंक्शन इंटरप्रेटर को ही बंद कर देता है। जब इंटरप्रेटर ही बंद हो गया तो बाकी कुछ है ही नहीं चलने के लिए, क्योंकि जो भी कुछ चलता है वो इंटरप्रेटर ही चलाता है। चलिए, कौन? रिटर्न फंक्शन को बंद करता है, प्रोग्राम को नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर आपकी बात मानकर रिटर्न लगा दूंगा तो एरर आ जाएगी, बोलेगा फंक्शन तो लाओ पहले। तो ऐसे तो ब्रेक भी बंद करता है। तो ब्रेक
किसको बंद करता है? लूप। सबके अपने अपने पर्पस। जरा लूप पे लगाओ पहले। हमारे पास ना लूप है ना फंक्शन, हम कहीं भी किसी पॉइंट पर इंटरप्रेटर को बंद करना चाहते हैं, जैसे ही आप इला लिख दोगे इंटरप्रेटर बंद, आगे कुछ नहीं चलेगा। ये लाइन कहीं भी लिख दो, लूप में लिख दो, फंक्शन में लिख दो, नॉर्मल कोड में कहीं भी लिख दो। चलिए आज इतने ही, कल मिलेंगे, कल आगे के मॉड्यूल को कवर करेंगे।